हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 की द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो किसकी शुरुआत की बात कर रहे हैं हम? भारतीय सभ्यता की। तो यहाँ पर जो चैप्टर है, यहाँ से हम क्या क्या सीखने वाले हैं? व्हाट इज़ अ सिविलाइजेशन? एक सिविलाइजेशन जो सभ्यता होती है वो क्या होती है? व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे जो शुरुआती सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी? उसके बाद व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट, और इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या अचीव किया इसने। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ड्राइंग देख रहे हैं, किसका? द नॉर्थ गेट एंट्रेंस टू धौलावीराज कासल एरिया। तो ये जो धौलावीरा है वहाँ का आप ये देख रहे हैं, कौन सा? नॉर्थ गेट एंट्रेंस का है जो। ठीक है, धौलावीरा एक गुजरात की साइट है जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले व्हाट इज अ सिविलाइजेशन? जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो होती क्या है? एट द एंड ऑफ चैप्टर 4 वी सॉ द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप सेटलिंग डाउन। हमने देखा चौथे चैप्टर के एंड में कि जो ह्यूमन का जो पहला ग्रुप था वो कैसे क्या होने लगा, बस्तियां बनाने लगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो वो क्या होता था, एक घुमक्कड़ टाइप का, कि वो पहले यहाँ पर जाता था और यहाँ पर जितने भी जैसे जानवर हैं उनको मार दिया, और उसके बाद जब यहाँ पर जानवर खत्म हो जाते थे तो फिर वो दूसरी जगह जाता था। तो वो जिंदगी भर ऐसे ही घूम घूम कर और हंटिंग करके अपना जीवन चलाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने एक जगह पर रहना शुरू किया, अपनी झोपड़ी बना ली। ठीक है, और आसपास ही क्या है, एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया और जानवरों को पालना भी स्टार्ट कर दिया था। प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजीज सच एज कंस्ट्रक्शन, तो उसने कंस्ट्रक्शन सीख लिया, मेटलर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग टूवर्ड सिविलाइजेशन। और इस तरीके से जब उसने बस्ती बनानी शुरू कर दी तो इस तरीके से शुरुआत हुई किस तरफ? एक सिविलाइजेशन बनने की तरफ। देखिए क्या होती है मेटलर्जी। इंक्लूड द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम नेचर, प्योरीफाइंग और कंबाइनिंग देम एज वेल एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो मेटलर्जी क्या होती है कि सबसे पहले पृथ्वी से आपने क्या निकाला, डिफरेंट डिफरेंट मेटल निकाले। शुरू में वो गंदे होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारी गंदगी लगी होती है, फिर उनको प्योरीफाई किया, फिर उनको आपस में मिलाया। ठीक है, और उसके बाद उनकी क्या की, एक तरीके से साइंटिफिक स्टडी की। ठीक है, उनसे मिलाकर कुछ चीज़ें बनाई। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मेटलर्जी। वट देन इज सिविलाइजेशन? इन जनरल द टर्म इज यूज फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सिविलाइजेशन क्या होती है? अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो एक एडवांस स्टेज ह्यूमन सोसाइटी की। जैसे हम लोग हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, और हमारे एक तौर तरीके हैं, नियम कानून हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। और तब कहा जाता है ना कि आप सिविलाइज्ड पीपल हैं, मतलब आप सभ्य लोग हैं। टू बी प्रिसाइज वी विल कंसीडर हेयर दैट अ सिविलाइजेशन शुड हैव एट लीस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम समझेंगे कि जो एक सिविलाइजेशन होती है उसमें ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो जरूर होने चाहिए जो नीचे दिए गए हैं। देखिए क्या क्या। सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पर कोई ना कोई प्रकार की गवर्नमेंट होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि जो आपने कोई भी नियम बनाए हुए हैं उन नियम का पालन करवाने के लिए कुछ लोग होने चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि हम एक राज्य में रहते हैं, जैसे मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, तो यहाँ पर पुलिस भी है। ठीक है, नेता भी हैं, कानून भी है। ठीक है, सब के होने की वजह से क्या होता है, नियमों का पालन होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि हर चीज जो है अपने आप नहीं होती। हर कार्य को करवाने के लिए कोई ना कोई संस्था तो होनी चाहिए ना। अगर आपको पढ़ना है तो आपको स्कूल जाना है। आपके घर में अगर पानी नहीं आ रहा है तो आप जो जल निगम है, ठीक है, जल संस्थान है, वहां जाएंगे। रोड नहीं बन रही है तो पीडब्ल्यूडी के पास जाएंगे। ठीक है, अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो और आपको कोई और तरह की दिक्कत है तो आप विभिन्न व्यक्तियों के पास जाते हैं जो उससे संबंधित होते हैं। तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ये है। टू मैनेज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मेन एक्टिविटीज, तो गवर्नमेंट किस लिए जरूरी होती है? कि जो सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, एक जटिलता होती है, क्योंकि हर लोग अलग अलग होते हैं, अलग धर्म से होते हैं, अलग उनके कार्य होते हैं। तो उन सारी एक्टिविटी को क्या करना? मैनेज करना, ये काम होता है गवर्नमेंट का और
एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा है अर्बनिज्म, टाउन प्लानिंग, ठीक है, जो आपका शहर है उसकी बनाने की एक क्या प्लानिंग। द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट, तो कैसे कैसे जो सिटीज हैं, शहर हैं, उनकी ग्रोथ होगी और उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। विच जनरली इंक्लूड वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम, जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक तो सबको पानी मिले, ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, और ड्रेनेज सिस्टम। मान लीजिए बारिश हुई और आपके घर के आसपास हर जगह पानी भर गया, अब आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं और इसकी वजह से और ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। तो अर्बनिज्म होना जरूरी है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम भी हो और क्या हो, वाटर मैनेजमेंट भी हो। अगला क्या है, वैरायटी ऑफ क्राफ्ट। वैरायटी ऑफ क्राफ्ट क्या होता है, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो सबसे पहले तो किस चीज का मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमें डायरेक्ट कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, ठीक है। जैसे आपको कोई मेटल चाहिए, आपको मान लीजिए चेयर बनानी है तो उसके लिए आपको लकड़ी चाहिए, ये सब आपको कहाँ से मिल जाता है, नेचर से। और उसके बाद आप उससे फाइनल गुड बनाते हैं। जैसे लोहे से आपने डिफरेंट चीज़ें बना ली, ठीक है, हो सकता है आपने कुल्हाड़ी बनाई, अलमारी बनाई, बाकी चीज़ें। लकड़ी से आपने चेयर बना ली, बेड बना लिया, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है क्राफ्ट। अगला है ट्रेड, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो देखिए दोनों टाइप का ट्रेड होना चाहिए। इंटरनल मतलब अंदर अंदर, अंदर कैसे, जैसे मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो उत्तराखंड के अंदर, या मैं भारत में रह रहा हूँ तो हमारे देश के अंदर जो ट्रेड होगा वो क्या कहलाएगा, वो होगा इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होगा, कि हम जैसे भारत है वह अन्य देशों से व्यापार करता है, तो ये होता है एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि वहां पर क्या होता हो, एक्सचेंज होता हो, जितने भी टाइप के क्या होते हैं, गुड्स होते हैं वहां पर, जो जो चीजें वहां पर बनाई जाती हैं। अगला है सम फॉर्म ऑफ राइटिंग नीडेड टू कीप रिकॉर्ड एंड टू कम्युनिकेट। वहां पर लेखन की भी क्या हो, कोई पद्धति हो, ठीक है। भाई लिखना आना चाहिए, क्यों, क्योंकि नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट, अगर लोगों को आपस में बात करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त को मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज आप तभी तो भेज पाते हैं ना कि आपको पता है कि क्या लिखना है, ठीक है, तो वो ज़रूरी है। दूसरा रिकॉर्ड रखने के लिए भी, रिकॉर्ड रखने के लिए भी ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पर ये बुक में ही सारी चीज़ें पढ़ पा रहे हैं, तो जब किसी को लिखना आया तभी तो आप ये सब पढ़ पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए और रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखने के लिए ज़रूरत होती है राइटिंग की। अगला है कल्चरल आइडियाज़ अबाउट लाइफ एंड वर्ल्ड एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन और सोशल कस्टम। देखिए वहाँ का अपना कोई कल्चर भी होगा, जैसे कि जिसको वो किससे दिखाएंगे, अपनी आर्ट से दिखाएंगे, जो जो उन्होंने बनाया होगा, कंस्ट्रक्शन की होगी, आर्किटेक्चर से दिखाएंगे। लिटरेचर, जो उन्होंने कोई साहित्य लिखा हो। ओरल ट्रेडिशन, वहाँ पर जो जो भी ट्रेडिशन फॉलो की जाती हैं। और क्या है, सोशल कस्टम, जो उनकी सामाजिक रीति रिवाज हैं। जैसे भारत के रीति रिवाज अलग हैं, आप देखेंगे विदेशों में रीति रिवाज अलग हैं। अगला है अप्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, और वहाँ पर एक क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होना चाहिए, इनफ टू फीड नॉट जस्ट टू विलेज बट ऑल्सो द सिटीज। तो कैसा, कि जो केवल गांव गांव के लिए ना एग्रीकल्चर करता हो, साथ में कि वो सिटीज के लिए भी भोजन अन्न जो है वो उपलब्ध करवा पाए, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक सभ्यता के, जो वहां पर होने जरूरी हैं। थिंक अबाउट इट, विच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक डू यू थिंक इज द मोस्ट फंडामेंटल, कौन सा ऐसा है जो सबसे मूल है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इन द लिस्ट अबव, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन दैट माइट एग्जिस्ट इन सच अ सोसाइटी। तो एक सोसाइटी में कौन कौन से प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब है जैसे जो हम कार्य करते हैं ना, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन होने चाहिए, ठीक है, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ये सब। तो कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए, तो आपने उसकी बनानी है एक लिस्ट, ठीक है। इट इज easy enough to see that all these characteristics are present in most societies in the world today। आज के दौर में आप देखेंगे तो जो संसार की हर सोसाइटी में आपको ये चीजें दिख जाएंगी जो ऊपर बताई गई हैं। बट व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन इन द सेंस वी हैव नाउ डिफाइंड,
सिविलाइजेशन बिगिन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो सिविलाइजेशन है वो जो शुरू हुई अलग अलग समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुई, ठीक है। एक ही बार में हर जगह सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हो गई, कहीं अलग हो रही है, कहीं अलग हो रही है, और उसका जो टाइम है वो भी अलग अलग है। इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया कौन सा, जो आज इराक और सीरिया है, ठीक है, आप एटलस में चेक कीजिएगा, मेसोपोटामिया, ठीक है, जो आज इराक और सीरिया है। दैट हैपन अबाउट 6000 ईयर एगो, तो वहां पर 6000 साल पहले एक क्या थी, सभ्यता थी। एंड द सिविलाइजेशन इन एंशियंट इजिप्ट फॉलो अ फ्यू सेंचुरी लेटर, और उसके कुछ सैकड़ों साल बाद कौन सी, इजिप्ट की भी सभ्यता आई। यू विल लर्न अबाउट दीज एंड अ फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन अ लेटर ग्रेड। अगली अगली क्लासों में आप पढ़ेंगे अलग अलग सभ्यताओं के बारे में। इन मैनी वेज ह्यूमैनिटी वुड नॉट have reached its present stage without the enormous contribution and advances of those ancient civilization। तो आज आप देख रहे हैं ना कि हम कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये कैसे हो पाया है, हमारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन्होंने जैसे जैसे चीज़ों को डेवलप करते चले गए, वैसे वैसे आज हम इस स्थिति में हैं कि आज हम लोग इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। उन्हीं की ही कंट्रीब्यूशन की वजह से आज आप देख रहे हो कि जो नई जो सिविलाइजेशन है वो इतनी एडवांस होती जा रही है, ठीक है। फॉर नाउ हाउ एवर वी विल ओनली लुक एट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन इज वेयर अवर स्टोरी बिगिन। तो यहाँ इस वाले चैप्टर में तो हम जो भारत में सभ्यता डेवलप हुई ना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, जो इराक वाली है सभ्यता, सिविलाइजेशन, वो कब हुई, 4000 BCE में। और जो इजिप्ट वाली है, ठीक है, वो कब हुई, 3000 BCE से शुरू। और जो हमारी सिविलाइजेशन है वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो कि कब लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये 2700 और ये 2000, ठीक है, यहाँ इतने BCE के बीच आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सिविलाइजेशन है वह 2600 से लेकर 1900 BCE के बीच, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम यहाँ पर साइड में ट्रिब्यूटरी का मतलब जान लेते हैं। अ रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर, फॉर इंस्टेंस द यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो देखिए ट्रिब्यूटरी क्या होती है, उसको बोलते हैं सहायक नदी। तो जैसे मान लीजिए गंगा नदी जा रही है और ये बड़ी नदी है और इसमें उससे एक छोटी नदी मिल जाए, तो यहाँ से यमुना नदी आ रही है। तो गंगा में कौन सी नदी मिली, यमुना। तो यमुना क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, एक सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम विलेज टू सिटी, गांव से शहर। द वास्ट प्लेन्स ऑफ द पंजाब टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सिंध नाउ इन पाकिस्तान आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो जो मैदान है पंजाब के, जो आज किस में है, इंडिया में और पाकिस्तान दोनों में, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो गया जब से, तो उसके बाद पंजाब का जो एक हिस्सा है वो भारत में है और एक पाकिस्तान में है। एंड सिंध नाउ इन पाकिस्तान, और सिंध जो कि अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर, और इन सबको जल किससे मिलता है, इंडस रिवर से, सिंधु नदी से और उसकी सहायक नदियों से। दिस मेड दोज प्लेन्स फर्टाइल, और इसकी वजह से जो यहाँ के मैदान हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, उपजाऊ हैं, फर्टाइल हैं, यहाँ आप खेती करेंगे और बहुत अच्छी यहाँ पर खेती होती है। एंड देयर फॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर, तो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, अच्छी है। अ लिटिल फर्दर ईस्ट, अ फ्यू मिलेनियम एगो, अनदर रिवर द सरस्वती यूज टू फ्लो फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय थ्रू हरियाणा, पंजाब, पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। और उसी के ही अगर हम ईस्ट में देखें तो आपको मिलेगी कौन सी नदी, सरस्वती नदी, जो कि हिमालय से निकलती थी और कहाँ कहाँ से होते हुए जाती थी, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से। इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 BCE विलेजेस ग्रू इनटू टाउन। तो यहाँ पर 3500 साल पहले, ठीक है, पहले तो 2024 और इसमें जोड़िए कितने, 3500 साल और, तो लगभग
कितने हो गए? 5524 साल पुरानी बात हो रही है कि वहां पर जो गांव हैं वो किस में बदले? शहरों में। एंड विद इंक्रीजिंग ट्रेड एंड अदर एक्सचेंजेस दीज टाउन्स फर्दर ग्रू इनटू सिटीज। और यहाँ पर जैसे जैसे छोटे गांव क्या है, टाउन में बदले, और उसके बाद वो किस में बदल गए? शहरों में बदले। किस कारण? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्या होने लगा? ट्रेड होने लगा, बाकी सारे एक्सचेंजेस होने लगे, जिसकी वजह से उनका क्या हो गया? डेवलपमेंट होता चला गया। दिस ट्रांजिशन हैपेंड अराउंड 2600 बीसी। तो यहां से शुरू होते होते यहां तक पहुंचते पहुंचते हम गांव से किस अवस्था में आ गए? शहर की अवस्था में। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट गेव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने इस सिविलाइजेशन को कुछ नाम दिए, जैसे कि इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हैं। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन बोल सकते हो आप, हड़प्पन बोल सकते हो, इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। वी विल यूज ऑल दीज टर्म्स। इट्स इनहेबिटेंट आर कॉल्ड हड़प्पन्स। और यहाँ के जो इनहेबिटेंट होते थे उनको क्या कहा जाता था? हड़प्पन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, इनहेबिटेंट मतलब जो एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हैं। तो ये सब कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? हड़प्पा से। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? हड़प्पन्स। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और ये दुनिया की ओल्डेस्ट क्या है? सिविलाइजेशन में से एक है। ठीक है, आगे देखिए, डोंट मिस आउट। वाई आर इनहेबिटेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन। तो हड़प्पन क्यों कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द सिटी ऑफ हड़प्पा वॉज द फर्स्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी के वेटेड वे बैक इन 1920-21 ओवर अ सेंचुरी एगो। तो 1920-21 में जब यहाँ की खुदाई शुरू हुई, ठीक है, हड़प्पा सबसे पहले वो सिटी थी जहाँ की खुदाई हुई, तो इसीलिए ही इस सभ्यता को हम क्या बोल देते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और वर्तमान में आज ये कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में। दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। और इस डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जरा, इस मैप में आप देख रहे होंगे, ये हड़प्पा साइट है। सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी, इसीलिए ही इसे हड़प्पा सभ्यता बोला गया। अब यहाँ पर आप बहुत सारी साइट देख सकते हैं। यहाँ पे है बनावली, कालीबंगन, ठीक है, करणपुरा, और यहाँ पे है भिराना, ठीक है, फरमाना, राखीगढ़ी, रूपनगर, मांडा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, लाखनजोदड़ो और चन्हूदरो, ठीक है, बालाकोट, धौलावीरा। तो ऐसे आपको यहाँ पर लोथल, तो ऐसे करके ये बहुत सारी साइटें यहाँ पर मिली हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पर देखिए, कुछ हड़प्पन सिटीज हैं और कुछ मॉडर्न स्टेट हैं। देखिए, ये आपस में मिले हुए नहीं हैं। आपको बताना है ये कहाँ पर है, ऊपर मैप देखकर। ठीक है, आपकी मैं बस थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। जैसे जो धौलावीरा है, धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, और ये जो बाकी हैं ये अब आप बताएंगे। ठीक है, आगे चलिए। सरस्वती रिवर। द मैप 6.3 ऑन पेज 89 शो द इंडस एंड इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर जब ड्राइंग दिखाई थी उसमें भी इंडस और उसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हमने देखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटीज ग्रू अलोंग दोज रिवर्स। और जो जो महत्वपूर्ण वहाँ पर क्या है, सिटीज हैं, शहर हैं, वो उसी के ही चारों तरफ बनी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पानी होगा फिर वहीं पर एग्रीकल्चर भी हो पाएगा, फिर वहाँ एग्रीकल्चर होगा तो प्रोडक्शन होगा, वहीं पे ही लोग रहना पसंद करेंगे। ठीक है, साथ में पहले तो कोई पाइपलाइन सिस्टम ये सब नहीं होता था, तो नदियों के पास रहने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, such as Mohenjo-daro and Harappa. But there are also many sites along the Saraswati River which today goes by the name of Ghaggar in India and Hakra in Pakistan. ठीक है, और आपको अलग साइट भी मिलेंगी जो किन नदियों के किनारे हैं? सरस्वती और घगर, ठीक है, और हाकरा। दिस रिवर इज नाउ सीजनल बिकॉज इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये नदी क्या है? अब क्या है? केवल
जब सीजन होता है उसी टाइम पर बहती है और टाइम पे क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। द सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको सरस्वती नदी का नाम मिल जाएगा, ठीक है। एन एंशियंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स विच वी विल रीड अबाउट इन चैप्टर 7, और चैप्टर 7 में हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है, एक तरीके से कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। इन दिस टेक्स्ट सरस्वती इज वर्शिप बोथ एज अ गॉडेस एंड एज अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन टू द सी। और इसमें हम पढ़ते हैं जो सरस्वती है वो एक देवी के रूप में और एक नदी के रूप में, जो कि कहाँ से निकलती है, माउंटेन से निकलती है और समुद्र में जाती है। लेटर टेक्स्ट डिस्क्राइब द रिवर एज ड्राइंग अप एंड इवेंचुअली डिसअपियरिंग। और बाद में हम पढ़ते हैं कि ये नदी क्या हो गई, सूखती चली गई और डिसअपियर हो गई, मतलब गायब हो गई। आगे हम पढ़ें टाउन प्लानिंग, ठीक है। टाउन की प्लानिंग कैसे की जाती थी। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान, ये दोनों साइटें अब कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में हैं। वर द फर्स्ट टू सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों साइटों को खोजा गया। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924, अ सेंचुरी एगो, ठीक है, तो 100 साल पहले इन जगहों को खोजा गया। सेवरल साइट्स फॉलो इन द इंडस प्लेन विच इज वाई द सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए, वहां पर हमने और साइटों को भी जब खोजा तो हमने ज्यादातर देखा कि सब सिंधु नदी के आसपास ही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा रफ मैप है आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आप यहाँ पर नक्शा देखेंगे तो यहाँ पर ही सारी चीजें आपको दिख रही थी, ठीक है। यहाँ पर दिख रही थी ना सारी की सारी, जो मैंने अभी आपको दिखाई, धौलावीरा से लेकर, ठीक है, ऊपर हर तरफ। तो ये सब कहाँ पर है, सब इंडस नदी के आसपास दिख रही हैं आपको। तो इसीलिए ही इस जगह को क्या बोला गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सच एज धौलावीरा, राखीगढ़ी, गनवेरीवाला, ठीक है, एंड 100 ऑफ स्मॉलर साइट्स। तो इतनी सारी साइट्स जब मिलती चली गई, वर डिस्कवर्ड, सम ऑफ देम एक्सकेवेटेड, सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे। और आज भी ये जो डिस्कवरीज हैं वो चली जा रही हैं, ये खोज, ठीक है, ये समाप्त नहीं हुई है, रिसर्चर आज भी खोजते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट that the Saraswati basin include not only two major cities, राखीगढ़ी एंड गनवेरीवाला, but also several small ones, ठीक है। तो जो सरस्वती बेसिन है वहां पर कौन कौन सी साइटें हैं, राखीगढ़ी, गनवेरीवाला, अच्छा फरमाना भी वहीं है, कालीबंगन भी है, एंड अ फ्यू टाउन्स, और कुछ वहां पर टाउन्स भी, जैसे भिराना और बनावली, बोथ इन हरियाणा। ये सब भी किसके, जो सरस्वती बेसिन है वहां की हैं साइटें। इंडीड द मैप मेक्स क्लियर द हाई डेंसिटी ऑफ साइट्स इन दैट रीजन। तो आप देख सकते हैं मैप में कि यहाँ पर ये सारी साइटें आपको दिखेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर दो वर्ड और पढ़ लेते हैं। एक है फोर्टिफिकेशन, ये क्या होता है, अ मैसिव वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटी जनरली फॉर प्रोटेक्टिव पर्पस। जैसे मान लीजिए एक सिटी है, तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या बना दिया हमने, सिक्योरिटी के लिए बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं, ठीक है, जैसे आपने राजा महाराजाओं के टाइम पे देखा होगा पहले। तो इसी को ही कहा जाता है फोर्टिफिकेशन, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए सिटी को, बस्तियों को। दूसरा है एलिट। एलिट क्या होता है, हेयर द वर्ड रेफर टू द हायर लेयर्स ऑफ सोसाइटी सच एज रूलर्स, ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑफन प्रीस्ट। एलिट क्या होता है, एलिट उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जो समाज में बड़े पदों पर होते हैं, जैसे राजा हो गया, उसके मंत्री हो गए, उसके ऑफिशियल्स हो गए, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं वो हो गए, और जो वहाँ पर क्या होते हैं, आप समझ सकते हैं, जो वहाँ पर पुजारी हो गए, इन सबको क्या है, ऊंचा दर्जा जैसे माना जाता था, तो इन्हें एलिट क्लास में काउंट किया जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, द लार्जर हड़प्पन सिटीज वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान, दे हैड वाइड स्ट्रीट। तो इनको, हड़प्पा की जो सिटी हैं ज़्यादातर को क्या किया गया, बहुत प्लानिंग से बनाया गया, बहुत ही बारीकी से। दे हैड वाइड स्ट्रीट्स, वहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शन। मोस्ट सिटीज सीम टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया फोर्टिफिकेशन कि ज़्यादातर सिटीज़ जो होती थी चारों तरफ उनको क्या कर दिया गया होता था, फोर्टिफाई किया गया होता था। एंड हैड टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, और उनके क्या होते थे, दो पार्ट होते थे। जैसे मान लीजिए एक सिटी है, ठीक है, ये सिटी है, इसको तो हमने क्या कर दिया, बाहर से चारों तरफ फोर्टिफाई कर दिया। अब इसमें क्या होगा ना, एक साइड
तो रहेंगे लोकल लोग। लोकल लोग कहने का मतलब है कि सामान्यतः जैसे यहाँ पर फार्मर रहेंगे, ठीक है, और जो सोसाइटी में क्या होंगे, कम पैसे कमाते हैं, वो सब रहेंगे इधर। और जो राजा हैं और मंत्री हैं, वो सब कहाँ रहेंगे, इस तरफ रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे किया हुआ था। द अपर टाउन, तो ये थोड़ा सा क्या होता था, ऊंचाई पर। द अपर टाउन वेयर द लोकल एलिट प्रोबेबली लिव्ड एंड द लोअर टाउन वेयर कॉमन पीपल लिव। तो ये देखिए, जो अपर साइड है वहां पर कौन रह रहे हैं, जो एलिट लोग हैं, और लोअर साइड कौन रह रहे हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, ठीक है। लोअर टाउन उसे कहा जा रहा है, जहाँ पे कॉमन लोग रहते हैं। आगे देखिए, सम लार्ज बिल्डिंग सीम्स टू हैव बीन यूज फॉर कलेक्टिव पर्पस। कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई जो कलेक्टिव पर्पस के लिए, मतलब जिसमें सारे लोग मिलकर काम करेंगे। फॉर इंस्टेंस वेयर हाउस, वेयर गुड टू बी ट्रांसपोर्टेड, वेयर वर स्टोर्ड। अब देखिए, वहां पर जैसे आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, तो वो किस काम के लिए है? जैसे वहां पर क्या कर दिया, वेयर हाउस का काम। वेयर हाउस क्या, कि जहां पर चीजों को क्या कर दिया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। जैसे उन्होंने बहुत सारा फूड प्रोडक्ट उगाया, कोई और चीज है, तो उसको स्टोर किया जाएगा और फिर वहां से उसको बाद में ट्रेड कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा अदर जगह पर। Individual houses of various sizes lined the streets and smaller lanes. Interestingly, the quality of construction was the same for small and big house. देखिए, बड़े घर और छोटे घरों की जो कंस्ट्रक्शन थी, वो उसकी क्वालिटी एकदम सेम थी, ठीक है। ऑल दोज बिल्डिंग वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स, और सब किससे बनते थे, घर ब्रिक्स से, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है कि ईंटों के घर बनते थे उस टाइम पर। और वहां पर आप चाहे रोड देखिए, अन्य चीजें देखिए, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बने होते थे। द पर्पज ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। दिस इज द केस ऑफ फेमस ग्रेट बेथ इन मोहनजो दारो, a small but elaborate tank which measured about 12 into 7 meters and had waterproofing materials applied on top of carefully laid out bricks. The tank was surrounded by small rooms, one of which contained a well. There was a drain in one corner of the tank to empty it from time to time and refill it with fresh water. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो में हमको क्या मिला है, एक बहुत ही बड़ा स्नानागार। स्नानागार मतलब जहाँ पर लोग क्या करते हैं, नहाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये है वो जो ग्रेट बेथ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ नहाते हैं लोग। तो ये देखिए, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पानी भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जैसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी तीर्थ के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए जब लोग आएंगे, तो सब यहाँ नहाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम भी है। यहाँ से जो भी वो कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद जितना भी जल है, मान लीजिए वो गंदा हो गया, तो वो सब यहाँ से निकल जाएगा और फिर वापस यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है वो भर दिया जाएगा। तो सोचिए उस समय तक इतना शानदार तरीके से इसको बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये है मोहनजोदड़ो का क्या महान स्नानागार बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सच ए स्ट्रक्चर। ये इतने बड़े स्ट्रक्चर का पर्पस रहा क्या होगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या बताया इसके बारे में। अ पब्लिक बेथ फॉर पीपल, अ बेथ फॉर द रॉयल फैमिली ओनली। हो सकता है कि ये पब्लिक के लिए हो सकता है ये केवल रॉयल फैमिली के लिए हो, और अ टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, और हो सकता है ये रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं, जो हमारी धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उनके लिए हो सकता है। The first interpretation is now ruled out because it turns out that in this city most houses had individual bathroom। जो पहली बात है उसको अब हटा दिया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो घर थे उनमें सबके पास अपने अपने इंडिविजुअल बाथरूम थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लेट्स एक्सप्लोर, हैव अ डिबेट इन क्लास अबाउट द लास्ट टू इंटरप्रिटेशन, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर। आप ये जो यहाँ पर दो और बातें बताई मोहनजोदड़ो के लिए, कि वहाँ पर जो स्नानागार है वो किस लिए यूज होता होगा। रिमेंबर दैट इन दिस केस वी डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और हमारे पास हिस्ट्री के और सोर्स है नहीं, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई ट्रैवलर अकाउंट नहीं है। तो आप सोचिए, इसके ऊपर आप दोस्त लोग आपस में चर्चा कीजिए, ठीक है, कि ये किस लिए बनाया गया होगा। अगला है वाटर मैनेजमेंट। वहां पर जो जल व्यवस्था है वो कैसी थी। द हड़प्पन्स गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। वहां के लोग क्या है, वाटर मैनेजमेंट को, जो जल का प्रबंधन है, उस पर बहुत ध्यान देते थे और सफाई पर भी
बहुत ध्यान देते थे। दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बेदिंग इन देयर होम्स। उनके घरों में, ठीक है, नहाने के लिए अलग से ही क्या है, बाथरूम है। दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स। और जो जैसे मान लीजिए ये घर का जो बाथरूम है, वो उसका जो पाइप होगा वो कहाँ से जुड़ा होगा, बड़ी बड़ी नालियों से, ठीक है, विच जनरली रेन बिलो द स्ट्रीट्स एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे। और ये जैसे ये सड़कें हैं, सड़कों के किनारे ही किनारे किनारे, ठीक है, जो नालियां होंगी वहां से वो पानी आगे आगे जाता रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पर भी ड्रेनेज सिस्टम था। ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। आज आप देख रहे हैं शहरों में थोड़ी सी बारिश होने पे सब कुछ भर जाता है, लेकिन उस समय देखिए कितना अच्छा था कि सड़कों के साथ साथ ही नालियां बह रही हैं और सड़कों पर पानी नहीं है, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन मोहनजोदड़ो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स, बट इन अदर रीजन इट मे हैव बीन फ्रॉम ponds, nearby streams, or human made reservoir. In the case of Dholavira, the largest reservoir measured 73 मीटर in length. अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो अलग अलग स्थान है, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि लोग अलग अलग जगहों से पानी लेते थे। जैसे आप देखेंगे मोहनजोदड़ो में आपको कुएं मिल जाएंगे, ठीक है, और कई जगह पर आपको तालाब भी मिल जाएंगे, और कई जगह पर ह्यूमन मेड रिजर्वॉर होते थे। रिजर्वॉर क्या होता है, एक तरीके से जल का भंडार, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रिजर्वॉर होते हैं जहाँ पर आप जल को एकत्रित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है। तो जैसे आपने बड़ी बड़ी टंकियाँ बना दी, बड़े बड़े हौद बना दिए, वो सब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे धौलावीरा में हमको 73 मीटर लेंथ का एक रिजर्वॉर मिला। लेट्स एक्सप्लोर। एज अ क्लास एक्टिविटी मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम। अपनी क्लासरूम की लेंथ मापिए। अ स्कूल कॉरिडोर और अ प्ले ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग टेप। और एक मेजरिंग टेप से आप इन सारे स्थानों को मापना। कंपेयर दीज लेंथ विद द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वॉर इन धौलावीरा। और जो धौलावीरा का जो रिजर्वॉर है ना, उससे आप तुलना कीजिए कि आपके स्कूल ग्राउंड ये सब की लेंथ उससे ज़्यादा है, कम है, नोट कीजिएगा, ठीक है। At Dholavira, at least six large reservoirs were built with the stones or even cut into the rock. धौलावीरा में 6 रिजर्वायर बनाए गए पत्थरों की सहायता से और चट्टानों को काटकर। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सब कनेक्ट थे अंडरग्राउंड ड्रेन से, ठीक है, ताकि एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग हो सके और जो जल है उसको भी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। What did the Harappans eat? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या खाते थे? The Harappans created many of their settlements along the banks of large or small river. देखिए जितने भी सेटलमेंट्स थे वहां पर जो बसावट थी वो थी नदियों के किनारे। दिस इज अ लॉजिकल चॉइस नॉट जस्ट फॉर इजी एक्सेस टू वाटर बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। और ये एक बहुत ही लॉजिकल चॉइस थी, क्यों? क्योंकि वाटर का जो एक्सेस है वो तो इजीली मिल ही जाता था, बट साथ ही साथ वहां पर खेती भी हो जाती थी। सिंस रिवर्स एनरिच द सॉइल अराउंड देम, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैव शोन दैट द हड़प्पन्स ग्रू cereals like barley, wheat, some millets and sometime rice in addition to pulses and a variety of vegetable। और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से ये भी पता चलता है कि उन्होंने जो है जौ और वीट, मिलेट सब और चावल सब कुछ उगाया हुआ था, ठीक है, और पल्सेस भी, दालें भी, और वैरायटी ऑफ वेजिटेबल भी। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन। और वो यूरेशिया में पहले ऐसे थे जिन्होंने कॉटन उगाया, विच दे यूज टू वीव इनटू क्लोथ्स, और जिससे फिर वे कपड़े बनाते। दे मेड फार्मिंग टूल्स, वे फार्मिंग टूल्स भी बनाते, इंक्लूडिंग द प्लो, हल भी बनाते, सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज बाय मॉडर्न डे फार्मर्स। ये देखिए पहले के हल जो ज्यादातर केवल लकड़ी से बने होते थे। द इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी was managed by hundred of small rural sites or village. Then and now, the city could survive only if enough agriculture produced from rural areas reach them on a daily basis। अब देखिए गांव में होती थी खेती, और अगर शहरों को सरवाइव करना है तो क्या होगा कि जो लोग हैं
उनको क्या होगी, डेली एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसकी नीड होगी, और इसलिए गांव से हर दिन शहर में ये चीजें पहुंचना आवश्यक होता था। द हड़प्पन्स ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर मीट कंजप्शन एंड फिश बोथ इन रिवर्स एंड इन द सी। वो क्या करते थे, जानवरों को पालते भी थे, ठीक है, और मीट कंजम्पशन के लिए, और साथ ही साथ नदियों में क्या करते थे, मछलियां भी पकड़ते थे। दिस इज नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। ये कैसे पता चला कि जब खुदाई हुई तो खुदाई में इन सारे जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई। What did Harappan cook's pot contain? Scientific examinations of clay pots have provided some answer, both expected ones and surprising ones, such as remains of turmeric, जिंजर एंड बनाना। क्लियरली देयर डाइट वाज क्वाइट डाइवर्स। उनकी जो डाइट थी, जो वो आहार लेते थे, वो बहुत ही क्या होता था, डाइवर्स होता था, ठीक है। ये पता चला है साइंटिफिक एग्जामिनेशन से। अ ब्रिस्क ट्रेड। द हड़प्पन्स वर एंगेज इन एक्टिव ट्रेड नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन। हड़प्पा के जो लोग थे वो केवल अपनी सभ्यता के साथ ही ट्रेड नहीं करते थे, ठीक है, साथ ही साथ वो क्या करते थे, बट विद अदर सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। वह भारत के अंदर भी जो अन्य सभ्यताएं हैं उनके साथ भी, और बाहर भी, भारत से बाहर भी ट्रेड अर्थात व्यापार करते थे। दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, सम ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज, probably also gold and cotton and possibly some food items। वह जो डेली बेसिस के सामान होते थे, जो डेली यूज होते हैं, साथ में ऑर्नामेंट्स भी, टिम्बर भी, जो कीमती लकड़ी होती है, ठीक है, गोल्ड, कॉटन, और कुछ फूड आइटम भी, इन सबको एक्सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट वर बीड्स ऑफ कार्नेलियन, रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन फाउंड मोस्टली इन गुजरात। गुजरात में जो क्या है, बीड्स ऑफ कार्नेलियन, ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या है, एक पत्थर है, उसके बने हुए आभूषण भी वो एक्सपोर्ट करते थे। हड़प्पन क्राफ्ट पीपल डेवलप्ड स्पेशल टेक्निक्स टू ड्रिल देम सो अ स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम। ठीक है, तो वो एक आभूषण बनाते थे और उन पत्थरों से पास होती हुई क्या होती थी, एक एक धागा जाता था। एंड टू डेकोरेट देम इन वेरियस वे दे ऑल्सो वर्क कॉन्च शेल्स इनटू ब्यूटीफुल शेल बैंगल्स। और वो उससे क्या बनाते थे, चूड़ियां भी बनाते थे, ठीक है, कौन शेल से, विच रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एज शेल इज अ हार्ड मटेरियल। और देखिए हार्ड मटेरियल है तो इस पे बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना आना चाहिए, ठीक है। वर्ड द हड़प्पन इम्पोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स इज नॉट सो क्लियर। बदले में वो क्या लेते थे, ठीक है, यह क्लियर नहीं है। इट प्रोबेबली इंक्लूडेड कॉपर, हो सकता है कॉपर, सिंस दिस मेटल वाज नॉट सो कॉमन बैक होम, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर इतना कॉमन नहीं था। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी चीजें हैं आपको दिखेंगी। द हड़प्पन मास्टर द आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर अ सॉफ्ट मेटल। इफ टिन इज एडेड टू कॉपर, अगर जो कॉपर है उसमें टिन जोड़ दिया जाए, द रिजल्टिंग मेटल इज ब्रॉन्ज, और क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज, विच इज हार्डर देन कॉपर, जो कि हार्डर होता है किससे, कॉपर से। द हड़प्पन्स यूज ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स। और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो ब्रॉन्ज से बहुत सारे टूल्स बनाते थे, पॉट्स बनाते थे, पैन्स बनाते थे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, टू कंडक्ट सच अ ट्रेड दे यूज लैंड रूट्स। इन ट्रेड को करने के लिए वो जमीनी रास्ते भी चुनते थे, नदी के रास्ते भी चुनते थे, और समुद्र के रास्ते भी चुनते थे। दिस इज द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया। इंडीड क्वाइट अ फ्यू हड़प्पन सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात एंड सिंध। और आप देख सकते हैं गुजरात और सिंध में भी उनकी बसावट थी। लोथल, a small settlement in Gujarat, has a surprisingly huge basin measuring 217 meter in length and 36 meters in width. The length is just a little more than दैट ऑफ टू फुटबॉल ग्राउंड्स। आप देखेंगे जो लोथल है, जहाँ पर क्या है, यह एक बसावट है, कहाँ पर, गुजरात में। और आप वहां पर देखेंगे जो एरिया है वहां बेसिन का, वो है 270 217 मीटर लेंथ और 36 मीटर विड्थ, ठीक है, जो लगभग दो फुटबॉल ग्राउंड के बराबर या उससे ज्यादा होता है। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड। ये एक डॉकयार्ड की तरह था, जैसे होते हैं ना, बंदरगाह होते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर यूज टू रिसीव एंड सेंड बोट्स फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ से क्या होता है, जहाँ पर बोट्स आती हैं, रुकती हैं सामान लेकर, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, यहाँ से जाएगी और वहां से आएगी।
Such elaborate trade requires trade to be able to identify their goods and also each other. This seems to have been the chief purpose of thousands of small seals which have been excavated from many settlements. These seals were generally made of stalactite, a soft stone that would be hardened through heating. They measure only a few centimeters and generally depict animal figure with above them a few signs that are part of a writing system. But that system and the symbolic meaning of the animal figures are yet to be understood. अब वहां पर आप देखेंगे तो कई प्रकार के सेल्स मिलते हैं, ठीक है, चीजें मिलती हैं, उन पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल भी बने हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे ना, जो हड़प्पा में अलग अलग सील मिली हैं, उन पर ये सब डिजाइन है, बट आज भी नहीं पता चला है कि इनका अर्थ क्या है। वट इज सर्टेन इज दैट दे समहाउ रिलेट टू ट्रेड एक्टिविटीज। पर ये ट्रेड एक्टिविटीज से तो जुड़ी ही थी, ये बात पक्की है। द लाइफ्स ऑफ द एंशियंट, तो देखिए उनके जीवन से संबंधित कई सारी चीजें हैं, जैसे मिरर के लिए होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको घड़ा दिख रहा है, यहाँ पर फ्यू स्टोन वेट्स, अलग अलग स्टोन वेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर है गेम्स बोर्ड, जो गेम खेलते होंगे। और यहाँ पर आपको दिखेगा एक स्टैचू ऑफ अ फिगर ऑफन कॉल्ड प्रीस्ट किंग। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्वास्तिक जैसा निशान, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं डिपिक्टिंग अ थ्री फेज डेटी सीट ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय पावरफुल एनिमल्स। तो यहाँ पर बीच में एक देवता बैठे हैं और वो चारों तरफ घिरे हैं किनसे, कुछ जानवरों से। यहाँ पर आपको दिखेंगे डांसिंग गर्ल, और यहाँ पर है अ ब्रॉन्ज फिगर फ्रॉम मोहनजोदड़ो, अ टेराकोटा फिगरिन सीटेड इन अ नमस्ते, ठीक है, नमस्ते की मुद्रा में। यहाँ पर थर्स्टी क्रो, जो आपने सुनी होगी बचपन से स्टोरी, वो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। द एंड और अ न्यू बिगिनिंग, अराउंड 1900 BCE द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डिस्पाइट ऑल इट्स अचीवमेंट बिगिन टू फॉल अपार्ट। नियर अबाउट 1900 BCE जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, यह क्या हो रही थी, पतन की ओर बढ़ रही थी। द सिटीज वर अबंडन वन बाय वन, इफ एनी inhabitant remained they adopted a rural life in changed environment. It appears that the earlier government or administration no longer existed. Gradually the Harappan scattered over hundreds if not thousands of small rural settlement. और समय के साथ साथ क्या होता रहा कि वहां पर जो लोग थे वो अब क्या है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने लगे, और जैसे जैसे वहाँ एनवायरनमेंट बदला, लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया। व्हाट कॉज दिस डिक्लाइन, ऐसा डिक्लाइन क्यों हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज मैनी फैक्टर, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे कारण बताए कि एक जो शहर वाली सभ्यता थी, अब वो ग्रामीण रूप में क्यों परिवर्तित हो रही है या क्यों समाप्त होती जा रही है। लॉन्ग बैक इट वाज थॉट दैट वॉरफेयर, हो सकता है कि वहां पर युद्ध हुआ या किसी ने आक्रमण किया, जिसकी वजह से वहां पर सारी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट देयर इज नो ट्रेस ऑफ वॉरफेयर, लेकिन वहां पर कोई भी प्रमाण नहीं मिलता लड़ाई का। इंडीड द हड़प्पन डू नॉट सीम टू हैव केप्ट एनी आर्मी और वेपन ऑफ वॉर, और हड़प्पा सभ्यता में भी हमें युद्ध के लिए कोई हथियार आर्मी नहीं दिखते। एज फार एज द एविडेंस गोज इट सीम्स टू हैव बीन अ रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन, जैसे कि पता चलता है कि ये एक शांतिपूर्ण सभ्यता थी। टू फैक्टर्स आर करंटली एग्रीड अपॉन, अभी दो चीजों के ऊपर लोग एग्री करते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट एग्री करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट एग्री करते हैं। फर्स्ट, अ क्लाइमेटिक चेंज विच अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 2200 BCE ऑनवर्ड, कॉजिंग रिड्यूस रेनफॉल एंड अ ड्रायर फेज। पहला फैक्टर ये हो सकता है कि वहां पर क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है, जैसे आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस समय 2200 BCE के समय, और उस टाइम पर जो रेनफॉल है वो बहुत कम हो गया था, और जगह क्या होने लगी थी, सूखने लगी थी, और एक ऐसा काल आया जब सूखा ही सूखा था। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट एंड कुड हैव रिड्यूस फूड सप्लाई टू द सिटीज, और इसकी वजह से क्या हुआ होगा, जो गांव में खेती हुआ करती थी वो बंद हो गई होगी, जिससे शहरों में सप्लाई नहीं हो पाई। सेकंड, दूसरा कारण क्या था, द सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन द सेंट्रल बेसिन, सडनली सिटीज देयर सच एस कालीबंगन और बनावली वर अबंडेंट। दूसरा क्या हुआ होगा कि जो सरस्वती नदी है वो क्या हो गई, सूख गई, ठीक है, जिसकी वजह से जितने भी शहर थे उनमें समस्याएं आनी शुरू हुई। देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर्स, ये अलग फैक्टर भी हो सकते हैं कुछ, बट दीज टू रिमाइंड अस ऑफ हाउ मच वी डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड द एनवायरमेंट ऑफ अवर वेलबींग। और इसीलिए, ठीक है, अन्य कारण तो हो सकते हैं, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि हम कितना निर्भर करते हैं किसके ऊपर, जलवायु के ऊपर, और जो हमारे आसपास का
क्या है, एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इसीलिए हमें खैर उसका ध्यान भी रखना चाहिए। Although the cities disappeared, much of the Harappan culture and technology survived and was passed on the next phase of Indian civilization, which we will explore in a future chapter। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जैसे क्या क्या परिवर्तन आए। Before we move on, the Indus Harappan और सिंधु सरस्वती civilization is one of the oldest of the world। जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, वह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। द हड़प्पन्स क्रिएटेड प्लान्ड सिटीज विद एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, डाइवर्स क्राफ्ट एंड ब्रिस्क ट्रेड। और आप देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, ट्रेड भी किया है, वहां पर अलग अलग क्राफ्ट भी होता था, वहां पर वाटर मैनेजमेंट भी होता था, और वहां की जो सिटीज हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान थी। अ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर ब्रॉट अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स टू द सिटीज। और आपको पता है कि वहां पर एग्रीकल्चर जो होता था गाँव में, और बहुत तरह की क्रॉप्स होती थी, ठीक है, जो फिर सिटीज में भेजी जाती थी। द सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन। बाद में जो सभ्यता है उसका पतन हुआ, वो डिक्लाइन होती चली गई, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरनमेंट चेंज। और हो सकता है इसलिए कि जलवायु परिवर्तन हुआ, और जो पर्यावरण है उसमें कोई परिवर्तन हुआ। पीपल रिटर्न टू अ रूरल लाइफ स्टाइल। और जहां वह एक शहरी जीवन जी रहे थे, बाद में ग्रामीण जीवन जीने लगे। तो ये था चैप्टर 6, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे हिस्ट्री के सभी नोट्स के साथ। धन्यवाद।